नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुपरिचित लेखक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अर्थव्यवस्था को बहुत करीब से देखने जानने वाले डॉक्टर आलोक पुराणिक। आलोक नमस्कार। जी, आपका बहुत स्वागत है इस शो में। ओंकार जी, मैं आपको सबसे शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं कि जो ये अर्थव्यवस्था में ये बताया जा रहा है कि पिछले 40 साल में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई थी जितनी अब 23% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। तो फौरी तौर पर तो मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। जो 23% से ज्यादा जीडीपी में कमी आई है, इसके मायने क्या समझे जाएं, अगर सीधे सच्चे शब्दों में ऐसे लोगों को भी समझाना हो जिनको इस जीडीपी के बारे में कोई बहुत ज्यादा अ, जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल। देखिए, बहुत मोटा मोटा इसको हम सहज भाषा में यूं समझेंगे कि अप्रैल, मई और जून, 3 महीने, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल से लेकर जून 2020 में जो भारत में तमाम सेवाओं और उत्पाद हुए, उसकी वैल्यू अगर आज हम मान के चलें कि 76 रुपए है, तो ठीक 1 साल पहले उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। यानी 100 रुपए से गिरकर 24 की गिरावट होगी, 76 पे आ गई। यानी एक तमाम चीजों की बनने में, वैल्यू में कमी का मतलब सिकुड़ाव, विकास नहीं हुआ, कम हो गया। यानी कि हम एक तरह से एक चौथाई के आसपास सिकुड़ गए। हम 100 के थे, हम 76 पे आ गए। मोटा मोटा इसका ये अर्थ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल, मई और जून ही ठीक वे महीने हैं जिन महीनों में लॉकडाउन अपने चरमतम और प्रखरतम रूप में था। 25 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर अप्रैल, मई और जून बिल्कुल अर्थव्यवस्था की सांस थम गई हो, इस तरह का माहौल था। तो ये जो आंकड़ा है कि 100 से हम 74 के हो गए, इस तरह की आशंकाएं लगातार की जाती रही थी। कुछ विशेषज्ञ तो इतना आशंकित थे कि 33%, यानी कि हम 100 से घट के 66 हो जाएंगे। तो ये एक गिरावट और सिकुड़ाव होगा, ऐसा तो आकलन था। लेकिन चूंकि अब सरकार ने अपने आंकड़ों से इसको आधिकारिक स्वरूप दे दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आशंकाएं थी वो और पुष्ट हो गई हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसको हम एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ये कोई 3 महीने का प्रखरतम, सघनतम डाउन, लॉकडाउन, सब कुछ बंद हो गया, उसके बाद ऐसा आया। और ये अकेले भारत में नहीं हो रहा। यानी अगर आप देखें कि यूके का डेटा हम देखें तो करीब 20.4% का सिकुड़ाव वहां हुआ है। फ्रांस में 13.8% का सिकुड़ाव हुआ है। तो ये ग्लोबल एक सिकुड़ाव है। और ये एक ऐसा समझे कि मरीज को बहुत भयंकर लू लगी है तो ये एक एक्सपेक्टेड है कि वो बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश होके वो 2 घंटे बेहोश आएगा या 3 घंटे बेहोश आएगा, ये आपके तक हो सकते हैं। लेकिन मरीज बेहोश हुआ, इस बात का अंदाजा सबको था। तो कोरोना एक आर्थिक महामारी के तौर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था और समग्र दुनिया पर अपने निशान छोड़ गया। इस बात की निशानदेही तथ्यगत रूप से ये सरकारी आंकड़े करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जिन महीनों में हमारा पूरा कारोबार, पूरा उत्पादन, फैक्ट्रियां, कंपनियां, तमाम तरह के व्यवसाय, लेन देन, खरीदारी, उत्पादन, सब कुछ ठप था, उस समय जीडीपी का नीचे आना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। तो इसको इस तरीके से प्रचारित करना या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना या इस पर सियासी रोटियां सेकना आपके हिसाब से कितना सही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में तो आप हर चीज को अलग एंगल से ले सकते हैं। आज धूप निकली है तो इसके जिम्मेदार ओंकार जी हैं, और धूप नहीं निकली है तो इसके जिम्मेदार भी ओंकार जी हैं। तो पॉलिटिकल नैरेटिव तो आप चाहे जैसे सेट करें, लेकिन ये कोई भारत की स्पेसिफिक घटना थोड़ी ना है।
ये जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, कनाडा में भी, यूएस में भी, जापान में भी कोरोना का पूरा कहर पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक तो पर्सपेक्टिव नैरेटिव जो अपनी मर्जी से चाहे सेट कर दे, लेकिन इसका कोई बहुत ताल्लुक किसी सरकार से हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और उसने पूरे विश्व में तबाही मचाई है, अलग अलग स्तर की तबाही मचाई है, तो भारत में भी तबाही मचाई है। तो इसके लिए किसी एक्स सरकार या वाई सरकार को जिम्मेदार ठहराना मुझे नहीं लगता कि कोई तार्किक काम। तो आलोक भाई, पिछले 3 महीने चूंकि लॉकडाउन पीरियड के रहे हैं, सब कुछ बंद था, अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। खुल व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, मार्केट खुल गए हैं, उत्पादन शुरू हो गया है, डिमांड शुरू हो गई है। तो जो अगले 3 महीने की हमारी फिगर होंगी, वो संभली हुई होंगी इस लिहाज से। निश्चय ही, बल्कि संभालना के लक्षण साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि डेटा जो हम लगातार देख रहे हैं। और इसमें भी आप देखें जो डेटा आया है, इसमें एग्रीकल्चर 3.4% की रफ्तार से विकसित हुई है। और ये समझने की बात है कि अप्रैल जून 2019 यानी 1 साल पहले जब सब कुछ सामान्य था, तब कृषि की विकास दर 3% थी और अब कोरोना के बाद 3.4% है। तो पहले समझने की बात यह है कि जो कृषि क्षेत्र इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा, जिसपे हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा निर्भर है, वहां से जो खबरें हैं वो खबरें नकारात्मक नहीं सकारात्मक है। मैं आपको और बताऊं कि ट्रैक्टर कंपनियां ऑल टाइम हाई सेल कहां कर रही हैं, वो इस वक्त में कर रही हैं। खाद कंपनियां ऑल टाइम हाई सेल कहां कर रही हैं, वो इस हाल में कर रही हैं। तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में है। आप देखें, इतनी भयंकर महामारी के बाद कहीं कोई इस तरह की खबरें नहीं है कि साहब वहाँ खाद्यान्न का संकट हो गया हो, कि राशन का संकट हो गया हो। तो ये सकारात्मक बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी का वो हिस्सा जो कृषि से जुड़ा हुआ है, वो पॉजिटिव शेप में है। और इस महामारी के बावजूद वहाँ आपको सकारात्मक बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो और बेहतर करेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अब दिक्कत जो सबसे बड़ी आज की तारीख में है, दिक्कत ये है कि कोरोना के चलते अब माने या ना माने, मांग में एक भारी कमी आ गई तमाम वस्तुओं की। खासतौर पे कोई व्यक्ति कार खरीदना चाह रहा था, मोबाइल खरीदना चाह रहा था, अभी उसके मन में भय बैठ गया। भय क्यों बैठ गया? भय इसलिए बैठ गया भाई कि मेरी नौकरी आज है, कल रहेगी या ना रहेगी। अभी आप देखें कि अब कारोबारी की दिक्कत यह है कि आगे माल नहीं बिक रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो कब तक वो अपनी क्षमताओं से सैलरी दे पाएगा। तो वो एक आशाओं का, निराशाओं का दुष्चक्र जो निर्मित हो गया है। साहब पैसे हैं तो भी खर्च नहीं करने, हमें कोई चीज नहीं खरीदनी। जब अर्थव्यवस्था में ये खौफ का माहौल हो जाता है, तो फिर रिकवरी में टाइम लगता है। अभी रिकवरी में टाइम इसलिए लग रहा है कि लोगों की जेब में पैसे हैं तो भी वो खर्च नहीं कर रहे हैं। अभी इस वक्त अर्थव्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो अर्थव्यवस्था का सबसे विपन्नतम तबका है, कौन तबका है साहब? वो लेबरर हैं, जो बॉम्बे से चले, जो अहमदाबाद से चले, जो गाँव में काम कर रहे हैं। अभी उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग परेशानी में, मैं ये नहीं कह रहा परेशानी में, सब परेशानी में, लेकिन भाई जो सबसे ज्यादा परेशानी में है, पहला पैकेज पहले संसाधनों पे हक उसका बनता है। तो जहां जहां वो संसाधन पहुंच रहे हैं, गांव में संसाधन पहुंचे, जनधन खातों में पैसा पहुंचा, कृषि को बेहतर इनकम हुई, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है कि साहब ट्रैक्टर भी बिक रहे हैं और खाद भी बिक रही है। और वहां से, बल्कि जो वहां जो फास्ट फूड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड टूथपेस्ट और नमक और वगैरह वगैरह, वो सब ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए वहां पे। मतलब आप ये देखें, बड़ा अद्भुत दृश्य है कि पहली बार कई वर्षों में देख रहा हूं मैं कि जो कंपनियां हैं वो उम्मीद ग्रामीण क्षेत्र से लगा रही हैं कि जो हम यहाँ टूथपेस्ट या वो तमाम चीजें कम बेचेंगे, वो ग्रामीण से हम रिकवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि संकट का समय है और इसको, संकट के समय संसाधन वहां जाने चाहिए, मनरेगा में जाने चाहिए, जनधन खाते में जाने चाहिए, वो जा रहे हैं। तो संकट है, लेकिन ये 2 3 4 5 महीने या थोड़ा सा और वक्त लेगा, लेकिन ये उभर के इसलिए आएंगे कि ये मांग खौफ की वजह से जो खत्म हो गई है, वो खौफ भी जाएगा। देखिए, ना तो बुरे दिन हमेशा रहते, ना अच्छे दिन हमेशा रहते। ये बुरे दिन भी, मेरा ऐसा अंदाज है, 5 6 महीने खत्म हो। लेकिन एक तबका है
जिसका ये कहना है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया और वित्त मंत्री ने 5 दिन लगातार अलग अलग सेक्टरों के लिए उसके ऐलान किए, उसका भी कोई बहुत सकारात्मक असर दिखाई नहीं दिया। ये परसेप्शन या इस तरह की धारणा क्या सही है? देखिए, कुछ चीजें तो बहुत तथ्यगत रूप से सामने है। जनधन खाते में पैसा गया, वो सबको दिख ही रहा, उसमें कोई डिबेट का मसला नहीं है। अर्थशास्त्र, ओंकार जी, ऐसा अद्भुत शास्त्र है कि इसमें आप जो चाहे सो प्रूव कर दें, जो चाहे सो प्रूव कर दें। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसके दो हिस्से थे, एक राजकोषीय हिस्सा और एक मौद्रिक हिस्सा। मौद्रिक हिस्से से आशय ये था कि तमाम कारोबारियों को बहुत कम रेट पर बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाले कर्ज उपलब्ध कराए गए थे। ठीक। दूसरा ये कि बहुत आसानी से जहां जिन लोगों को धन की जरूरत है, मनरेगा से लेकर तमाम योजनाओं में, वो और व्यवस्था ये किया गया था। दोनों ही बातों में अभी कारोबारी को कर्ज आसानी से उपलब्ध है, ये एक बात है, मगर कारोबारी कर्ज क्यों लेगा? कारोबारी कर्ज तब लेगा जब उसे आगे मांग बनती हुई दिखाई दे रही हो, तो कर्ज उपलब्ध है, लेकिन वो कर्ज नहीं ले रहा, तो इसमें सरकार कुछ नहीं। सरकार ये नहीं कर सकती बैंकों में प्रेशराइज करे कि 2 लाख से घर में जाके डाला हो, वो आप डालने का काम करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम पर आप सब हो जाएगा, ये कोई सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन पैसा कहाँ जाना चाहिए? जहां जनता को आप विपन्नतम तबकों को चाहे, आप रेट बढ़ाए। मनरेगा में बजट बढ़ाया गया है, आप जनधन खातों से पैसे दें, जो किया गया, ऐसा नहीं पर्याप्त किया गया है, लेकिन आगे बहुत करने की जरूरत है। लेकिन हमें ये भी चीज समझ लेनी चाहिए कि आप जब एक संकट से निपट रहे होते हैं तो ऐसा ना हो कि संकट नंबर 2 आमंत्रित कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई चला गया पेशेंट का, थायराइड भी हो गया, उसको हार्ट अटैक भी हो गया। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के चक्कर में हमने ब्लड प्रेशर का ऐसा नीचे कर दिया कि हार्ट की बीटी खत्म हो गई। अभी बैंकों को प्रेशराइज करेंगे, हर को आप 1 लाख फ्री में दे दीजिए, इंटरेस्ट से दे दीजिए, पैसे वापस नहीं आएंगे, तो बैंक कोलैप्स हो जाएंगे। ये बैंक कोलैप्स हो गए तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण। आलोचना तो हर चीज की जा सकती है, पर मूल सवाल ये है कि जिन तबकों को आवश्यकता है वहां पैसा पहुंचे। मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय कष्टों के बावजूद उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी नहीं है। बैंकिंग व्यवस्था को आप बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि मुफ्त में पैसे बांटे, कल को वो करप्ट हो गए तो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज में ये तो बात बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो सकती है कि कारोबारियों ने उस अनुपात में कर्ज नहीं लिए जितना उनको उपलब्ध थे। लेकिन इसके लिए ना कारोबारी जिम्मेदार है ना बैंक जिम्मेदार है। बैंक पैसा देने के लिए बैठा हुआ है, कारोबारी अगर नहीं ले रहा तो मांग का इंतजार कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी आपदा है, इतनी भयंकर आपदा है, इतनी बड़ी चोट है कि इसकी रिकवरी में थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और मेरी राय में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, मौद्रिक हिस्सा यानी कर्ज दिया गया, राजकोषीय हिस्सा जो मदद दी गई, इन परिस्थितियों में जबकि सरकार के संसाधन संग्रह के विकल्प लगातार सीमित होते चले जा रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? पैसा कैसे आएगा? तो आप देखें, आप ये सरकार अगर ये लिस्ट बना ले कि हम इन कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट के पैसा लाएंगे, तो आप आरोप लगा दीजिए साहब कंपनी बेच रहे हैं, ठीक है। आप टैक्स बढ़ा दीजिए तो साहब वो टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो पैसा लाने की जुगत क्रिएटिव तौर तरीकों से करने की कलाकारी यदि वित्त मंत्री को दिखानी पड़ रही है, दिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जब भयंकर दुर्घटना होती है ना, कि पेशेंट अगर ट्रक ऊपर से निकल गया, हाथ भी टूट गए, पैर भी टूट गए, मस्तिष्क भी टच हो गया, सब हो गया, डॉक्टर बहुत मेहनत से उसका दिमाग का ऑपरेशन करके होश में ले आते हैं, और हाथ पैर टूटे हुए हैं उसके, तो घर वाले उसके संतुष्ट नहीं होते। नहीं डॉक्टर साहब तो हाथ पैर टूटे हुए हैं, क्या क्या, लेकिन जो मेडिकल के लोग जानते हैं यार कि दिमाग को उन्होंने दोबारा चालू कर दिया, कितनी बड़ी बात हो गई। ये दुर्घटना उस स्तर की है कि आपका पूरा ध्वस्त हो गया है, इसमें चीजें रिवाइव हो रही हैं, रिवाइव होने की स्पीड हो रही है। मुझे लगता है कि आलोचना तो पॉलिटिकल आप क्या जो करिए, लेकिन सीमित संसाधनों, सीमित विकल्पों में सरकार जो कर रही है वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और बड़ा रचनात्मक कार्य आपका अनुभव क्या कहता है, कब तक चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी? क्योंकि विश्व बैंक हो या चाहे दूसरे वैश्विक वित्तीय संस्थान हो,
उन्होंने ये बात कही है कि चाइना और भारत दो ऐसी इकोनॉमी हैं जो शायद सबसे पहले रिवाइव होंगी। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान हैं उनको उम्मीद है, तो हमारे यहाँ के विपक्ष को उम्मीद क्यों नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, विपक्ष तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन उम्मीद नहीं करनी चाहिए उसको। विपक्ष का तो काम ही ये है, विपक्ष का तो काम ही ये है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ आपको तथ्य शेयर कर रहा हूँ। मार्च में जब ये कोरोना आया था, तो कोरोना के खौफ ऐसे थे कि मतलब लोग नाम से भी कांप जाते थे। ना डॉक्टर्स को पता था ट्रीटमेंट, ना अस्पतालों को ट्रीटमेंट पता था, ना टेस्टिंग की व्यवस्था थी। अभी मेरे घर के ठीक सामने के 2 बेडरूम फ्लैट में 9 कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको मैं खौफ में नहीं दिख रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अब कोरोना के साथ लड़ना और जीना सीख रहे हैं। अभी हम क्लास भी ले रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू भी कर रहे हैं। तो इकोनॉमी का जो बड़ा सेक्टर जिसे हम सर्विसेज बोल सकते हैं, एजुकेशन बोल सकते हैं, ट्यूशन बोल सकते हैं, वो अभी धीमे-धीमे रफ्तार पकड़ रहा है। अभी रफ्तार जो जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ी रफ्तार कब आएगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दोबारा उस मोड में आ जाएगी, मेट्रो में लोग भरपूर उससे चलेंगे, लेकिन ये समय लेने वाली चीज है। ऐसा कोई ओवरनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि चुनौती ये है कोरोना के बारे में कि कोरोना को हम ये नहीं कह सकते कि दिसंबर में खत्म हो रहा है। अभी कोई कह रहा है साहब कि ये सेकंड फेज भी आएगा, पर मुझे आश्वस्ति दो बातों से। एक, मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर के बयान को मानता हूँ कि दिसंबर तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी, और उससे बड़ी बात वैक्सीन 225 रुपए की एक मिल जाएगी, तो इस मुल्क की बड़ी आबादी को आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब वैक्सीनेट अगर हो गई आबादी, तो फिर कोरोना का बहुत मारक असर नहीं पड़ेगा। और जो अभी मैं देखता हूँ स्थितियां, तमाम शिकायतों के बावजूद अभी भी तमाम अस्पतालों में कोरोना का बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। कई लोग तो बिना उसके ही सही हो जा रहे हैं। तो ये जो मार्च से लेकर सितंबर तक करीब 6 महीने की यात्रा है, ये हमारे कोरोना शिक्षण की यात्रा रही है। हम पहले के मुकाबले ज्यादा उससे झेलने में ताकतवर हुए हैं। तो ये धीमे धीमे मन को संतोष है, मन को आश्वस्ति, आश्वस्ति जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि सर अगले मार्च यानी अगली होली तक हम मैक्सिमम केसेस में, जब तक वैक्सीन का भी एक हिस्सा लग चुका होगा या कोरोना ही लगभग अपनी ताकत खो चुका होगा, तो हम एक पूर्व अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मार्च से लेकर अब तक का जो मुझे दिखाई पड़ता है कि अब लोग धीमे धीमे कोरोना के मतलब साथ रहने के आदी हो रहे हैं। बल्कि एक खबर बड़ी अच्छी पढ़ रहा था मैं कि जिस तरह से मास्क लगा रहे हैं लोग, उसमें तो 2025 तक टीबी गायब हो जाएगी, मतलब टीबी के ही प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कोरोना के पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। तो मैं मार्च तक का अंदाज लगाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद और तमाम तरह के साधनों से अपनी डेवलप करने के बाद इम्यूनिटी चीजें पहले के मुकाबले बेहतर। यानी जिनको छाती पीटनी है वो पीटते रहेंगे, जिनको हाय नहीं, तौबा मचानी है उनका वो बाय डिफॉल्ट सर उनका कर्तव्य है और उसे बचाने का। वो मचाते रहेंगे। पर जो आम आदमी है इस भारत का, उसके लिए ये आश्वस्ति है कि ये फेज है, निकल जाएगा। अगर किसी के रोजगार भी गए हैं तो वो दोबारा से मार्च अप्रैल 2021 तक शायद दोबारा मिल जाएंगे। और जो हमारी अर्थव्यवस्था बेपटरी होती हुई दिखाई दे रही है, बाकी मुल्कों में भी यही हाल है। हमारी वापस इकोनॉमी पटरी पर आ जाने के आसार हैं। मुझे पूरी मुझे आलोक भाई, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत आभार आपका। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।